जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 5 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 दिसंबर 2024 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। अब गर्मियों के अंदर वो सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि गर्मी के अंदर वो पसीना आता है भी, शरीर के ऊपर पसीना आता है और ये जो सूती कपड़े हैं ये क्या करते हैं, ये उस पसीने को सोख लेते हैं भी। तो गर्मी में पसीना आएगा, पसीने को सूती कपड़े हैं वो सोख लेते हैं, ठीक है। और उसका शोषण करने के बाद में सूती कपड़े हैं वो जल्दी ही क्या कर देते हैं भी, उस जल का वाष्पीकरण कर देते हैं, यानी उस जल को उड़ा देते हैं भी। तो इसीलिए वाष्पीकरण के कारण है वो गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। सैगलन का मतलब क्या है? संगलन किसे कहते हैं? जब ठोस का द्रव के अंदर कन्वर्ट होना, ठोस का द्रव के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। और संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन होता है गैस का द्रव के अंदर कन्वर्ट होना, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना संघनन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं ठोस का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और एक होता है आपका गैस का ठोस में कन्वर्ट होना, गैस का ठोस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है भी। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। और द्रव का गैस में चेंज होना, द्रव का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और सूती कपड़ा है ना वो वाष्पीकरण जल्दी करता है भी जल का, तो इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी क्रमशः मिश्रण का बनना एक परिवर्तन है जबकि एक यौगिक का बनना परिवर्तन है। अब मिश्रण का मतलब हो गया भी जैसे हमने पानी के अंदर है वो नमक मिला दिया, पानी के अंदर है वो नमक मिला दिया तो ये एक मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण को अपन है वो पानी और नमक को अलग कर सकते हैं दोबारा से, पानी और मिश्रण को अलग दोबारा से कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर है वो क्या होता है? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता भी। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, वो भौतिक परिवर्तन हो गया। और यौगिक क्या है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या कर दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना दिया, यानी जल एक क्या है? यौगिक है। जल एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एक प्रकार से बोले तो इसके जो गुणधर्म है वो गुणधर्म जल नहीं बताएगा भी, जल है वो अलग ही एक गुणधर्म दर्शाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे एक नया यौगिक बना है, नया यौगिक बना है। तो ये क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक बनना एक क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है भी। रासायनिक यौगिक बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया उत्पाद बनता है, ठीक है।
और भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उससे क्या है अपन वापस है वो पहले वाला ही पदार्थ है वो प्राप्त कर सकते हैं भी। ठीक है, तो यहां पे मिश्रण एक क्या होता है भी, मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि यौगिक में नया पदार्थ बन जाता है जो कि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। तो देखना, कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो जड़ का यूज कर सकते हैं भी। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है भी, वह भाग जो नए पौधे उगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो क्या हो, वो कायिक प्रवर्धन हो, यानी ये एक अलैंगिक परिवर्तन है भी, ये एक अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन का ही भाग है। ठीक है, जिसमें 2 कैंडिडेट भाग नहीं लेते, ओनली फॉर एक कैंडिडेट ही भाग लेता है इसमें। तो जड़ है, पत्ती है वो भी कायिक प्रवर्धन करती है, और तना है। अब इसके एग्जाम्पल बता दूंगा मैं अलग अलग। तने के अंदर है वो, आप गन्ना ले लो, गन्ने का आप तना लगाते हो और नया पौधा है वो उगाता है। पत्ती के अंदर है अगर अपन बात करें तो पत्थर चट्टा, ठीक है, पत्थर चट्टा है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे पत्थर चट्टा है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पत्थर चट्टा नया, यानी पत्थर चट्टा की जो पत्ती है ना, वो एक नया यहां पे पौधा उगाने की शक्ति रखती है। और जड़ के अंदर तो यहां पे अपन अलग अलग बोल सकते हैं भी, शकरकंद बोल लो, शकरकंद है, ये क्या है, इसकी जो जड़ें होती है वो जनन मूल होती है भी। ठीक है, तो नया पौधा अपन उगा सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है भी, कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो पौधे के कौन से भाग यूज नहीं कर सकते। वो आपका होता है, एक तो होता है बीज का यूज नहीं कर सकते, बीज है वो लैंगिक है भी, बीज एक क्या है, लैंगिक, यानी ये लैंगिक है, लैंगिक जनन है। बीज हो गया आपका, और एक फूल हो गया, बीज और फूल है वो अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पत्ती है, तना है, जड़ है, ये कायिक प्रवर्धन में भाग ले लेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार अगर अपन बात करें, Ag यानी सिल्वर होता है, ये एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आपको पता होना चाहिए भी इसका क्रम क्या होता है, के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, ये इसकी सक्रियता श्रेणी है। तो देखो, एल्यूमिनियम तो यहां पे आपका, और जो आपका Ag यानी सिल्वर है वो ये है, तो सिल्वर है वो कम अभिक्रियाशील होता है भी, तो एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकेगा, तो ये गलत है अभिक्रिया। जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा क्या, बिल्कुल कर देगा भी। जिंक आपका ये रहा और कॉपर आपका ये रहा, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, बिल्कुल सही बात है भी। जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और कॉपर ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया भी। यहां पे देखो भी, कॉपर है वो लोहे को विस्थापित कर देगा क्या, लोहा आपका ये रहा और कॉपर ये रहा, तो लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, तो ये अभिक्रिया वो गलत है। और कॉपर है वो जिंक को विस्थापित कर देगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको गलत युग्म बताना है कौन सा है। सब्जी एक जैव निम्नकणीय है, एक होता है आपका जैव निम्नकणीय और एक होता है आपका गैर जैव निम्नकणीय। अब जैव निम्नकणीय के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे सब्जी के सड़े गले पत्ते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के सड़े गले पत्ते हैं, वो जैव निम्नकणीय के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले जैव निम्नकणीय होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गैर जैव निम्नकणीय होते हैं। गैर जैव निम्नकणीय के अंतर्गत प्लास्टिक है वो आपका गैर जैव निम्नकणीय है, रबड़ है ये भी आपका गैर जैव निम्नकणीय है। ठीक है, तो यहां पे प्लास्टिक देखो, सब्जी है वो आपका जैव निम्नकणीय है क्या, बिल्कुल सही भी, सब्जी पर्यावरण को नुकसान थोड़ी पहुंचाती है। कुल्हड़ है ये भी आपका गैर जैव निम्नकणीय नहीं है भी, ये बात गलत है। कुल्हड़ आपका जैव निम्नकणीय है। अब कुल्हड़ आपने कभी देखा होगा भी, इसके अंदर आपने छाछ रखी होगी, कुल्हड़ के अंदर जब छाछ को रखा जाता है तो छाछ है वो ठंडी रहती है भी, ठीक है, लस्सी बोलते हैं जिसको। अब कुल्हड़ है वो ये आपका मिट्टी से बना होता है भी, मिट्टी से बनाया जाता है,
ठीक है, मिट्टी से बनाया जाता है। और मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है ना, उपजाऊ परत होती है, इस उपजाऊ परत से किसको बनाया जाता है? कुल्हड़ को बनाया जाता है। अब कुल्हड़ को ये मान लो भी कुल्हड़ हमारे पास में 3-4 कुल्हड़ है और एक कुल्हड़ है वो क्रैक हो गया, ये मान लो, तो उस कुल्हड़ को अपन क्या है दोबारा से तैयार कर सकते हैं भी, इसकी मिट्टी को गिला करके और वापस से उसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे ये कुल्हड़ है वो एक प्रकार से अगर ये खराब भी हो जाता है ना तो भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा भी। प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हमारा एक बार खराब हो गया तो उसके बाद में दोबारा से अपन यूज नहीं कर सकते, यानी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये बात सही है, यानी ये क्या है? गैर जैव निम्नलिखित है। कागज का प्याला, कागज को दोबारा से गला करके दोबारा से प्याले को बनाया जा सकता है। कागज का प्याला है वो क्या है? जैव निम्नलिखित होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सब बात सही है। तो यहां पे कुल्हड़ है वो जैव निम्नलिखित होते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की पेशियों को अपन ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं भी। इसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां, यानी इच्छा के अनुसार गति करने वाली ऐच्छिक पेशियां, या फिर इसे रेखित पेशियां भी बोलते हैं भी। रेखित पेशियां भी कहा जाता है, ये चीजें ध्यान में रखना आप, ऐच्छिक या फिर रेखित पेशियां। अब इसे अपन इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ऐच्छिक पेशियों की संरचना। ऐच्छिक पेशियां होती है, तो ऐच्छिक पेशियां है वो बेलनाकार होती है, ठीक है, और शाखा रहित होती है भी। शाखा रहित यानी इसकी कोई शाखा नहीं होती भी, ये अशाखित होते हैं। तो बेलनाकार होगी, अशाखित होगी, और ये क्या होते हैं भी? अकेंद्रिकी होती है भी, अकेंद्रिकी होती है, यानी इसमें कोई भी अकेंद्रिकी नहीं, बहुकेंद्रिकी होती है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसमें। ये क्या होते हैं? बहुकेंद्रिकी होती है भी, बहुकेंद्रिकी होती है, यह चीज ध्यान में रखना। तो रेखित पेशियां बेलनाकार शाखा रहित होती है, या फिर इसे बोल सकते भी अशाखित होती है, कोई शाखा नहीं होती इसकी, और बहुकेंद्रिकी होती है, यानी बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी बात अपन बात करते हैं कार्डिक पेशियों की। कार्डिक पेशी है ना, जिसे हृदय पेशी भी बोलते हैं, जिसे कार्डिक पेशी भी बोलते हैं, कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। अब ये क्या होती है? ये आपकी बेलनाकार ही होती है भी, बेलनाकार होती है, बेलनाकार होगी। दूसरी ये शाखित होती है, ये शाखित होती है, इन शाखाओं में फंटी हुई होती है, शाखित होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है इसकी। और ये क्या होती है? ये आपकी अकेंद्रिकी होती है भी, या फिर केंद्रिकी होती है, यानी एक ही केंद्रक होता है इसमें। बहुकेंद्रिकी यानी बहुत सारे केंद्रक, और केंद्रिकी का मतलब होता है एक ही केंद्रक होता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां या फिर इसे चिकनी पेशियां भी बोलते हैं, चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। अब चिकनी पेशियां ना, इसका जो अंतिम सिरा होता है वो नुकीला होता है भी, इसका अंतिम सिरा नुकीला होता है। ये अनैच्छिक पेशियां होती है ना, ये इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे भोजन का पाचन हो रहा है तो हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते भी। ठीक है, दूसरी बात ये होगी भी, पलक झपकना, सांस लेना, इसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो कौन सी हो जाएगी? अनैच्छिक पेशियां हो जाएगी, जिसके ऊपर चिकनी पेशियां है ना वो कंट्रोल करती है भी। ठीक है, और इसका अंतिम सिरा नुकीला होता है, और ये क्या होती है? ये आपकी चिकनी होती है, और इसके ऊपर इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है भी, एक ही केंद्रक होता है इसके अंदर, एक ही केंद्रक होता है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना। अनैच्छिक पेशियां और आरेखित पेशियां एक ही बात है, और दूसरी है ऐच्छिक पेशियां और रेखित पेशियां, एक ही बात है। और ऐच्छिक पेशियों के ऊपर है वो क्या पाया जाता है भी? रंग की धारियां पाई जाती है भी, अलग अलग रंग की धारियां, अलग अलग रंग की धारियां पाई जाती है। चीजें समझ में आई क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन ग्रंथियां और इनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन करो। पाचन ग्रंथियां और इसके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन करना है। तो अग्नाशय रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, बिल्कुल सही बात है, और जिसका पीएच मान है वो कितना होता है? 7.7 होता है भी, यानी अग्नाशय रस का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है। और ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? पीतरस निकलता है,
और इसका जो पीएच मान है वो 7.8 होता है भी। और यहां पे जो पीएच जो आपका यकृत है, जो पीत रस है, ये पित्ताशय, ये पित्ताशय के अंदर है, पित्ताशय के अंदर क्या होता है भी संचित होता है, यानी इकट्ठा होता है ये, ठीक है। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, अब लार ग्रंथियां है ना, लार ग्रंथियों से ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं आता, लार ग्रंथियों से ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं आता, लार ग्रंथियों से आपका लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज या फिर इसे टाइलिन, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भी आता है भी लार ग्रंथियों से। ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये आपका अग्नाशय से आता है भी। ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से आता है, ये आपका ट्रिप्सिन हो गया भी, ट्रिप्सिन एंजाइम आता है यहां से। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये प्रोटीन का पाचन करता है भी, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। वैसे प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन होता है, पेप्सिन होता है, और पेप्सिन है वो अमाशय से आता है भी, ठीक है। उसके बाद में जठर ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियों से आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और जठर रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है भी, लगभग 1.2 से 1.8 के करीबन होता है भी, ठीक है। और ये पेप्सिन है, ये आपका जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियां किसमें होती है, अमाशय के अंदर होती है भी, और जहां से पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है भी। तो लार ग्रंथियां ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती भी, ये लार एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है। और एक हमारा लार ग्रंथियों के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा भी, ये गलत है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चम्मच का सामने वाला भाग किस तरह कार्य करता है। अब आपको पता है भी, एक तो चम्मच का इस प्रकार से अंदर धसा हुआ भाग होता है, और एक बाहर उभरा हुआ भाग होता है। अब अगर बाहर अंदर धसा हुआ भाग है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा भाई, अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और बाहर उभरा हुआ भाग है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अब दूसरी बात आपको यह पता है भी, उत्तल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बनती है, और दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है भी। आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन बनती है। 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन के अंदर है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहां पे इसने क्या बोला, उल्टा प्रतिबिंब। इसके अंदर तो उल्टा प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, सीधा बन रहा है। तो इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, ये अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें समझ में आई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस परिघटना का क्या नाम है, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना भी। जिस प्रकार से ये मान लो भी कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, और आगे क्या है, कोई संघन माध्यम आ गया, तो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से मुड़ जाएगी भी, ठीक है। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है भी, ठीक है। विवर्तन और परिक्षेपण और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन तो आप समझते ही हैं, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, फैलना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, यानी प्रकाश किरणों का फैलना ही प्रकीर्णन होता है। जिस प्रकार से अपन यहाँ पे आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है भी, नीले रंग का जो फैलाव है वो ज्यादा होता है, तो प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहलाएगा। परिक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण एक ही बात है, वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है, प्रकाश का 7 रंगों में डिवाइड होना, प्रकाश का 7 रंगों में डिवाइड या फिर 7 रंगों में विभाजित होना। जिस प्रकार से कोई कांच की स्लेब है, इसके अंदर से गुजारेंगे तो प्रकाश की जो किरण है वो आगे 7 रंगों के अंदर है, वो इस प्रकार से विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, नमक या फिर सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl बोलते हैं, में किस तत्वों के आयन
है वो क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। तो NaCl अपने पास में NaCl है। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी सोडियम है ना, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम क्या करता है, भी सोडियम का जो बाहरी ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है भी। तो ये सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके कारण सोडियम के ऊपर है वो प्लस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम के ऊपर है वो प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके कारण उसके ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे सोडियम धनावेशित होगा और क्लोरीन है वो ऋणावेशित होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम है वो परमाणु क्रमांक 11 होता है इसका, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का 2 और 8 और 17, यानी क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। अब दाब का मात्रक क्या है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद। दाब का फॉर्मूला होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दूसरी बात यह है भी, पास्कल को आप किस में लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर लिखते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर है वो आप दाब का मात्रक लिखते हैं। ठीक है ना, दाब का मात्रक पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। और दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल ही होता है भी, जो कि वस्तु की सतह के लंबवत लगता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है भी। न्यूटन आपका बल का मात्रक हो जाएगा, ये बल का होता है भी। बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है बल का फॉर्मूला। ठीक है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे किस प्रकार की गति है, तो असमान त्वरित गति है, नहीं भी असमान थोड़ी ना होगी, एकदम स्वतंत्र रूप से गिर रही तो वो असमान नहीं हो सकती। एक समान चाल गति है, तो एक समान चाल भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे जो, यानी हमने यहां से कोई वस्तु को गिराया, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर आती जाएगी, तो उनके बीच की दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वो उसकी चाल है वो उसी तरीके से क्या है, बढ़ती जाएगी भी। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है भी। गुरुत्वीय त्वरण है वो बीच की दूरी जैसे जैसे कम होगी, उसकी चाल या फिर उसका वेग है वो वैसे ही बढ़ता जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक समान चाल गति तो नहीं होगी, एक समान त्वरित गति हो है, एक समान त्वरित गति है वो आपका राइट आंसर होगा। एक समान वेग भी नहीं होगा, एक समान वेग गति भी नहीं होगा, क्योंकि वेग एक समान नहीं होगा इसमें, क्योंकि वेग तो चेंज होता रहेगा ना, चेंज होगा समय के साथ में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो एक समान त्वरित गति होगी, एक समान त्वरित गति होगी, गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर कार्य करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे इनकी जो बीच की दूरी है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है जिस प्रकार से अपन बात करें m1 इंटू m2, ये गुरुत्वीय बल होता है, और इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ पे बल किसके रूप में कार्य करता है भी, जैसे जैसे इसकी जो गति है ना, वो सबसे कम गति है वो यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे सबसे कम गति होगी। ये मान लो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी और गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। और जैसे जैसे आपकी वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आती जाएगी, तब आप जो गतिज ऊर्जा है वो तो ज्यादा होती जाएगी और आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा है वो कब होगी, जब ये वस्तु पृथ्वी की सतह से टकराने वाली होगी ना, उस समय गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे गति है वो आपकी चेंज हो रही है, लेकिन एक समान त्वरित गति है भी, त्वरण के हिसाब से क्या है, एक है समान गति है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण बोल दो या फिर गुरुत्वीय त्वरण बोल दो, बात एक ही है अभी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर प्रयोग किया गए, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन था। तो प्रभावी एक आपका था अप्रभावी,
अप्रभावी और प्रभावी दो लक्षण थे भी। बौने पौधे हैं ये आपका अप्रभावी है, गोल बीज है ये आपका प्रभावी है, और झुर्रीदार बीज है ये आपका अप्रभावी है, और हरे बीज है ये आपका अप्रभावी है। अब प्रभावी देख लो कौन कौन से हैं। प्रभावी लक्षण कौन कौन से थे, तो प्रभावी लक्षण के अंदर है वो आपका गोल बीज आ गया, बीज गोल होने चाहिए, वो प्रभावी थे, वो अपना वो एक प्रकार से कहें तो प्रभाव अपना दिखाएंगे भी, ठीक है। जो F1 पीढ़ी के अंदर जो अपना प्रभाव, जो लक्षण प्रभाव दिखाता है वही अपना प्रभावी लक्षण होता है, जो प्रभाव नहीं दिखाता है वो अपना क्या है, अप्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल बीज, उसके बाद में बीज कैसे होने चाहिए, बीज का रंग कैसा होना चाहिए, तो पीले बीज यानी रंग पीले बीज होना चाहिए, और हरी फली का रंग कैसा होना चाहिए, हरी फली होनी चाहिए, और पुष्प का रंग कैसा होना चाहिए, तो बैंगनी पुष्प है वो आपका बैंगनी, और लंबे पौधे ये क्या है आपके एक प्रकार से अप्रभावी नहीं, ये प्रभावी लक्षण है भी। ये आपके क्या है, गोल बीज है, गोल बीज हो गया, पीले बीज हो गया रंग के अंदर, हरी फली हो गया, बैंगनी पुष्प हो गए, पुष्प का रंग बैंगनी होना चाहिए, और लंबे पौधे हो गए। तो ये क्या है आपके प्रभावी लक्षण है भी। और अप्रभावी लक्षण के अंदर बोना पौधा हो गया, झुर्रीदार बीज हो गए, ठीक है, और एक प्रकार से पीली फली हो गया, फली का रंग है वो पीला हो गया, और पुष्प का रंग है वो सफेद हो गया, ठीक है, और बोना पौधा हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, अप्रभावी लक्षण हो गए। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी दाब का मात्रक क्या है, अभी मैं आपको बता के आया हूं, दाब का मात्रक क्या है, देख लो, पीछे करवा के आया हूं, यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसने। तो यहां पे देखो भी निम्नलिखित में से दाब का मात्रक क्या है, क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, और यहां पे आपका दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक है, ऑप्शन चेंज किया है थोड़ा मोटा। तो यहां पे दाब का मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल को लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। न्यूटन है वो आपका बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरुवेट है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये है वो पाइरुवेट के अंदर चेंज होता है C3H4O3। अब ये पाइरुवेट के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होती है भी, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर है ये आपका ग्लूकोज बनता है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोला जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है, ये कहां पे होती है, ये आपकी कोशिका द्रव्य केंद्र होती है भी, कोशिका द्रव्य केंद्र होती है। एक होता है आपका क्रेबस चक्कर में क्या होता है भी, आपका जो पाइरुवेट अम्ल है ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर है, वो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O जल और प्लस में ATP बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रेबस चक्कर बोलते हैं। और क्रेबस चक्कर आपका कहां पे संपन्न होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 3 कार्बन वाला अणु बनेगा पाइरुवेट, जो कि C3H4O3 होता है भी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना से हमें टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रकाश का मार्ग देखने को मिलता है भी। जैसे आपने किसी खिड़की से सूर्य की किरण आती हुई दिखाई दी होगी आपको, और उसके अंदर है वो कणों की जो गति है वो एक प्रकार से जिगजैग गति होती है भी, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्योंकि वहां पे आपको क्या है, सूर्य का यानी प्रकाश की जो किरण का जो मार्ग है ना वो हमें दिखाई देता है भी। और प्रकाश का मार्ग दिखाई देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और ये क्या है, प्रकीर्णन के माध्यम से होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है जहां पे धूल के जो कण है ना वो क्या कर देंगे, प्रकाश की किरणों को फैला देंगे, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है भी। तो इंद्रधनुष बनना ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता भी। इंद्रधनुष बनना है ये आपका अपवर्तन, पहले अपवर्तन होगा, फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में वर्ण विक्षेपण होगा भी, वर्ण विक्षेपण होगा। चीजें समझ में आ गई क्या? तो पहले अपवर्तन होगा, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और फिर वर्ण विक्षेपण होगा। चीजें समझ में आ गई। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना ये आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्यास्त में विलंबन, सूर्यास्त में विलंबन है, यह भी आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्यास्त के अंदर विलंबन है और यहां पे जब सूर्य उदय होता है उस समय पहले सूर्य का दिखाई देना, भी उदय होने से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है भी। टिंडल प्रभाव है, ये आपका कोलाइडी कण कौन सा होता है? तो कोलाइडी कण यहां पे देखो, कोलाइडी कण है वो एक प्रकार से दूध एक प्रकार से क्या है? कोलाइडी कण, कोलाइडी विलियन हो गया एक प्रकार से, जो कि आपका क्या होता है भी? ये विषमांगी मिलियन होता है भी, और ये सताई होता है। ये क्या होता है भी? सताई होता है। विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी विलियन होता है, और ये क्या होता है आपका? स्थायी होता है। जिससे आप प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो वहां पे आपको क्या है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा भी। ठीक है, तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की प्रक्षिप्त परावस्था है? कल वाली क्लास में बता के आया हूं मैं आपको। प्रक्षिप्त परावस्था और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। देखो मक्खन क्या है? मैं आदो कै और ख न, मक्खन, मक्खन हो गयो, पनीर हुआ और आपका जेली, और आपका जेली, ये तीनों के तीनों जेल के एग्जाम्पल है। तीनों के तीनों किसके हैं? जेल। अब जेल कब बनता है? जब आप ठोस के अंदर है वो द्रव को मिलाते हैं, ठोस के अंदर द्रव को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? आपका जेल बनेगा। अब ठोस के अंदर द्रव मिला रहे हैं तो इसका मतलब ठोस क्या हो गया? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। और यहां पे आपका द्रव क्या हो गया? द्रव को मिला रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका प्रक्षिप्त परावस्था होगी भी, प्रक्षिप्त परावस्था होगी। जिसको मिला रहे हैं वो तो प्रक्षिप्त परावस्था, जिसमें मिला रहे हैं वो आपका प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा बनेगा? जेल बन जाएगा। जेल का एग्जांपल है मक्खन है, पनीर है और जेली है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल द्रव, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। द्रव क्या आपका? प्रक्षिप्त परावस्था, और प्रक्षेपण माध्यम क्या आपका? ठोस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि आनुवांशिकी रूप से निर्धारित नहीं है? तो वो आपका घोंगा है भी। घोंगा है ना, ये आपका जो लिंग है ना वो आनुवांशिक तरीके से, इसका जो लिंग है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। ये बाहर की कंडीशन को देख करके अपना लिंग चेंज कर लेता है भी, इसको नर बनना है या फिर मादा बनना है। ये बाहर की जो कंडीशन होती है ना, बाहर की कंडीशन डिसाइड करती है। इनका लिंग है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता। ठीक है, ये चेंज हो जाता है बाहरी कंडीशन के हिसाब से। तो घोंगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट, वर्ण उदर गुहा में, वर्ण उदर गुहा से बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का उच्च ताप नहीं, शरीर के सामान्य ताप से कम ताप चाहिए भी। बिल्कुल सही बात है, यानी शुक्राणु का जब निर्माण होता है ना तो उसमें क्या है? शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है वो कम चाहिए, इसीलिए जो वर्ण है वो उदर गुहा से बाहर होते हैं भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बताना भी निम्न विकल्पों में से दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g के मान के बराबर है? अब देखो भी g का जो मान होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपका सार्वभौमिक होता है। और कितना होता है? 6.673 इंटू 10 की पावर -11। और यहां पे देखना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी स्क्वायर ये होता है भी इसका। तो यहां पे देख लो भी कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी 2 नंबर। अब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये आपका छोटे जी का मान होता है भी, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं भी, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है भी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है।
और 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है भी, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, द्रव्यमान होता है भी, ठीक है। और यहां पे अपन बात करें भी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है भी, ठीक है, 24 kg होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। तो डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण क्या मतलब क्या है भी, डीएनए का 2 बनना भी, डीएनए की फोटोकॉपी होना। अब फोटोकॉपी क्यों करवाते हैं डीएनए की, डीएनए की फोटोकॉपी क्यों होती है, प्रजनन के लिए होती है भी। जो कोई कोशिका है, कोशिका अगर जनन करती है, कोशिका जनन करती है, कोशिका विभाजन होता है, तब वो क्या करेगी, डीएनए की फोटोकॉपी बना लेगी भी। एक तो फोटोकॉपी अपने पास में रख लेगी और एक फोटोकॉपी है वो नई जो संतान उत्पन्न हो रही है उसके अंदर भेज देगी। तो यही आपका क्या है, डीएनए प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब एक प्रकार से जेरोक्स कॉपी या फिर कॉपी निकलाना होता है, यानी फोटोकॉपी हो गया एक प्रकार से। तो प्रजनन के अंदर क्या होता है, प्रजनन के अंदर कोशिका है वो एक प्रकार से बोले तो विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा तो उसमें क्या है, एक तो खुद के पास में डीएनए हो जाएगा और एक दूसरे के पास में, दूसरी जो कोशिका नई उत्पन्न होगी उसके पास में चला जाएगा। तो वहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखना भी, द्रव्यमान होता है आपका मास, द्रव्यमान क्या होता है आपका मास होता है। और यहां पे जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का गुण तो आपने न्यूटन के प्रथम नियम से पढ़ा होगा भी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, ये जड़त्व का नियम है भी। तो जड़त्व और द्रव्यमान के अंदर रिलेशन है वो समानुपाती का भी, समानुपाती, यानी जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा भी। तो जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, मास के ऊपर, यानी द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो समान अनुपाती को अपन क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है भी, यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा भी। यानी ये मान लो भी कोई भारी वस्तु है, कोई वस्तु भारी है, इसका जो द्रव्यमान है किसी वस्तु का ज्यादा है, जैसे ये मान लो भी आप ट्रक है, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप है वो एक प्रकार से थोड़ा सा हिलाओगे तो वहां पे वो जड़त्व ज्यादा है, यानी उसको हिलाने के लिए आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और एक ये मान लो भी 5 kg का कोई बाट है आपके पास में, या फिर ये मान लो भी 5 kg की कोई वस्तु है, उसको हिलाओगे तो वहां पे जड़त्व कम है, क्योंकि उसको आप कम बल के अंदर हिला सकते हो। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भी, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, दूसरा है कॉपर ऑक्साइड होता है CuO कॉपर ऑक्साइड, और उसका किसमें रूपांतरण होना, कॉपर के अंदर रूपांतरण होना। अब बात आती यह है भी अपचयन होता क्या है, एक होता है आपका अपचयन और एक होता है आपका उपचयन। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, एक अपचयन, पहले ये समझो अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। माइनस लिख रहा हूं इसका मतलब हटना, और प्लस लिख रहा हूं जोड़ना। ये दोनों अभिक्रिया साथ में हो जाए भी, ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी अपचयन होगा, और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी आपका अपचयन होगा, और ऑक्सीजन हट जाए तो भी आपका अपचयन ही होगा भी, ठीक है। कोई भी हो जाए इसके अंदर, दोनों साथ में हो जाए, या फिर ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, तो अपचयन ही होगा। एक होता है आपका उपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन आपका होता है भी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और उपचयन के अंदर क्या होता है, उपचयन और आपका अपचयन दोनों जब साथ में हो जाए इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे देखो भी अपचयन आपको बताना है, तो कॉपर ऑक्साइड है और उसका क्या है, कॉपर बन रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहां से गायब हो रही है, और ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी।
चीजें समझ में आई क्या? एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में चेंज होना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है भी। देखो एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में चेंज करते हैं तो एथेनॉल होता है आपका C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है, और इसको अपन कन्वर्ट करते हैं CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल है COOH एसिटिक अम्ल। अब यहां पे देखो भी ऑक्सीजन पहले एक थी और अब दो ऑक्सीजन हो गई। पहले हाइड्रोजन 5 और एक 6, और यहां पे कितने होगी? 4 होगी, यानी हाइड्रोजन कम हो रही है और ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये ग्रुप डी के अंदर पूछा गया भी। ऑक्सीकरण या फिर इसे बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में, तो पहले कॉपर था और कॉपर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया, यानी पहले कॉपर था और अब ऑक्सीजन और आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यह भी उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होना, तो यहां पे क्या है? पहले ऑक्सीजन थी नहीं और अब ऑक्सीजन आ रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहां पे भी क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन होगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो भी, ये आपका वनस्पति तेल है। ठीक है, सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाता हूं। ये आपका वनस्पति तेल है, और वनस्पति तेल के अंदर जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, हाइड्रोजनीकरण करने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन जोड़ना। और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है ये भी पूछा गया है। निकल PD, ये आपका एक प्रकार से ये हो जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होता है, और लेड PB, ये लेड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होता है। यानी निकल, प्लेटिनम और लेड, ये तीनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। अगर निकल दे रखा है तो भी सही है, प्लेटिनम दे रखा है तो भी सही है, और लेड दे रखा है तो भी सही है। और ये यहां पे क्या बनता है आपका? ये आपका एक प्रकार से वनस्पति तेल से वानस्पतिक घी बन जाता है भी ये। ठीक है, ये घी बन गया वानस्पतिक घी। तो तेल से जब आप क्या हाइड्रोजन का जोड़ोगे, जोड़ना क्या कहलाता है? योग करना, तो वहां पे योजक अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? योजक अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, उसे ही हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं भी। ठीक है, तो आपका वानस्पतिक घी बन जाता है भी ये। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो अपरा क्या करता है भी? अपरा पोषण करवाता है भी आपका। अपरा है, अपरा या फिर प्लेसेंटा बोल सकते हैं जिसको, ये क्या करता है? पोषण करवाता है। और डिंब वाहिनी है, डिंब वाहिनी के अंदर है वो निषेचन होता है भी, और गर्भाशय के अंदर है वो क्या होता है? अंतरोपण होता है भी। तो तीनों के तीनों हो जाएंगे। पहले में ए में 1 आएगा, और बी में 2 और सी में 3 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो पोषण, निषेचन और अंतरोपण। तो गर्भाशय के अंदर अंतरोपण होता है, डिंब वाहिनी में निषेचन होता है, अपरा के अंदर वो आपका पोषण होता है। ठीक है, आगे देखो, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो गोलीय दर्पण और मुख्य फोकस के बारे में आपको बताना है। तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है भी। यानी इस प्रकार से कोई गोलीय दर्पण बना लो, ये मैं अवतल दर्पण बना लिया, और अवतल दर्पण में ये मुख्य एक्स होता है, ये ध्रुव होता है आपका जिसे O बोलते हैं, और ये आपका वक्रता केंद्र होता है C, और इनके बीच में क्या होता है? आपका फोकस होता है, हमेशा इसके बीच में ही होता है ये, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही स्थित होता है सदा। ठीक है, तो बात सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है नहीं, यानी ये थोड़ी ना यार आपका जो गोलीय दर्पण है वो बड़ा है तो ये फोकस बड़ा हो जाएगा, या फिर इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये बात गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो ये भी बात गलत है। वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित नहीं होता भी। वक्रता केंद्र के ऊपर तो वक्रता केंद्र ही रहता है भी, वक्रता केंद्र के ऊपर कभी भी फोकस थोड़ी ना आता है। तो दोनों की दोनों बातें गलत है। पहला सही है इसके अंदर, तो आपका केवल 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी,
उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कीजिएगा और उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी, कॉपी निकलवाइएगा। और मैं आपसे दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को कवर कर लेते हैं तो आपको साइंस के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी इसके अलावा, ठीक है। बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। साइंस के अंदर ग्रुप डी में आप है वो 20 प्लस क्वेश्चन है वो सही करके आओगे, ये गारंटी है। लेकिन शर्त यह है भी आपको बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को तैयार करना पड़ेगा भी, ठीक है ना। तो यहां पे हिंदी मीडियम के अंदर है 9th और 10th लेवल पे आपके एनसीईआरटी बेस बनाए गए हैं मेरे द्वारा, ठीक है, और हिंदी मीडियम में अभी हिंदी लैंग्वेज में। अब ये क्वेश्चन देखो भी, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है भी, ये देखो ये चुंबक आपकी, और इस चुंबक के अंदर ये नॉर्थ सिरा हो गया और ये साउथ हो गया। तो चुंबक के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है भी, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। लेकिन बाहर की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर होती है भी। बाहर तो ये क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर है वो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसके अंदर। तो आगे देखो, और ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वर्दी हार्मोन को स्रावित करती है। तो वर्दी हार्मोन को आपको पीयूष ग्रंथि है ना, ये वर्दी हार्मोन को स्रावित करती है। और वर्दी हार्मोन को स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है इसे, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो इसको क्या करता है भी, एक प्रकार से इंडिकेट करता है भी आप वर्दी हार्मोन को स्रावित कीजिएगा। ये हाइपोथैलेमस है वो इसको इंडिकेट करता है भी पीयूष ग्रंथि को। अधिवक्र ग्रंथि है ये एड्रीनलिन हार्मोन को स्रावित करती है भी। एड्रीनलिन हार्मोन को स्रावित कौन करती है, तो अधिवक्र ग्रंथि स्रावित करती है भी। अग्नाशय ग्रंथि है अग्नाशय, और उसके बाद में थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है भी। थायरोक्सिन जो कि एक प्रकार से आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारे घेंगा या फिर गलगंड रोग हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि है ना, ये हमारे गले के अंदर होती है भी, गले के अंदर होती है। इसका जो आकार है वो कैसा होता है, एच आकार की होती है भी। एड्रीनलिन हार्मोन को अपन लुडो या फिर उडो हार्मोन कहा जाता है। विकट परिस्थितियों के अंदर है वो उसका सामना करने के लिए जो व्यक्ति को तैयार करता है वो एड्रीनलिन हार्मोन ही करता है भी। यानी रोंगटे खड़े होना, पसीने आना, ठीक है, तो श्वसन गति तेज होना, दिल की धड़कन तेज होना, तो वो किसके कारण होता है, तो वो एड्रीनलिन ग्रंथि के कारण ही होता है भी। अब अग्नाशय है ना, अग्नाशय ये आपकी अग्नाशय के अंदर है वो लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस दीपिका या फिर ये बोल सकते हैं भी बीटा कोशिकाएं पाई जाती है जो कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है भी। इंसुलिन हार्मोन, और ये रक्त के अंदर है वो शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है भी। इंसुलिन हार्मोन ये कौन स्रावित करता है, ये अग्नाशय स्रावित करता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वर्दी हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है, तो गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी। मैंने एक वर्ड को थोड़ा सा यहां पे 2-3 बार रिपीट किया है। तो गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा, यहां पे देखो भी ये कोई टावर है, इस टावर से हमने एक गेंद को इस प्रकार से गुजारा और ये तल है। अब यहां पे मध्य बिंदु पे ये मान लो भी यहां पे, अब यहां पे है वो, ये मेरे को बताओ भी उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। अब सर जी स्थितिज ऊर्जा कैसे हो सकती है, देखो, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। गेंद का कोई ना कोई तो मास है, m यानी मास, और नीचे से ग्रेविटेशन लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और कोई ना कोई इसकी हाइट है, ये देखो इतना ऊंचा, ये कोई ना कोई हाइट है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा भी है यहां पे, और यहां पे गति होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² होती है भी। तो देखो जब यहां पे थी ना, जब बॉल को हम एक शीर्ष बिंदु पे लेके गए तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा एकदम बिल्कुल शून्य थी, एकदम शीर्ष बिंदु पे है, यहां पे इसकी गतिज ऊर्जा एकदम शून्य है।
यहां पे स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ये जो गेंद है वो पृथ्वी की ओर आती जाएगी तो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो तो क्या है, कम होती जाएगी, और गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती जाएगी। और शून्य स्थितिज ऊर्जा जब ये बॉल पृथ्वी के टकरा जाएगी उस समय शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा है वो जब ये पृथ्वी के टकराने वाली होगी उस समय इसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। चीजें समझ में आ गई। तो इस पॉइंट के ऊपर तो कुछ ना कुछ बॉल का मास होता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, और कुछ ना कुछ इसकी हाइट है, इसीलिए यहां पे दोनों ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवित हो जाती है क्या, बिल्कुल सही है। यानी दाब लगाओगे और ताप आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ताप आप नहीं घटाओगे तो वो गैस है वो द्रव में आएगी नहीं, क्योंकि वो वापस गैस बन जाएगी भी। तो आपको ताप है, टेम्परेचर है वो तो घटाना पड़ेगा, और दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। आपने कभी देखा होगा भी आपके जो एलपीजी सिलेंडर है उसको आप हिला के देखना, आप हिला के देखोगे तो इसमें आपको ये ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो जो गैस है ना वो गैस द्रवीकृत की गई है, संपीड़ित की गई है, जिसके कारण वहां पे दाब ज्यादा लगाया गया था और टेम्परेचर कम रखा गया था, जिसके कारण वो क्या है, द्रव अवस्था में आ गई। बात सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब से संग्रहित किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है अभी। यानी ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 उसको उच्च दाब से संग्रहित किया जा सकता है क्या, उच्च दाब से संग्रहित किया जा सकता है क्या, लेकिन यहां पे आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, आपका टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। तो ठोस CO2 है, इसको अगर आप दाब लगाओगे तो ये क्या है, गैस अवस्था में आ जाएगी। दाब लगाते ही ये क्या है, गैसीय अवस्था में आ जाएगी। और यहां पे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आप ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अभी चीजें ध्यान में आ गई। यानी जब ठोस CO2 सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि थोड़ा सा दाब लगाने पर ठोस CO2 को जब वायुमंडलीय दाब पे रखा जाता है तो वो ठोस है वो सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाती है, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं भी। तो यहां पे गैसीय अवस्था में बनाने के लिए संग्रहित करेंगे तो गैसीय अवस्था में करेंगे ना, तो एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो उसको गैसीय अवस्था में किया जाता है, तो उसको क्या है, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी वो गैसीय अवस्था में आएगी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। अब इसके अंदर देखो भी, जैसे मैं आपके लिए दो प्रतिरोध ले रहा हूं, एक तो आपका 2 ओम का प्रतिरोध है और एक आपके पास में क्या है, 4 ओम का प्रतिरोध है। अब इसको समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों में लगा के देखेंगे। समांतर क्रम में लगाओगे तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हो आप, 1/RE बराबर क्या होता है आपके पास में 1/R1 प्लस में 1/R2। इस प्रकार से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो 1/2 प्लस में 1/4, तो यहां पे 4 आपका एलसीएम आ गया, और 2 दूआ 4 प्लस में 4 एकम 4, तो आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 है वो आपके पास में है क्या, 1/R का मान। आपको R का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 4/3, तो यहां पे आपके पास में 3 एकम 3, और ये लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा भी। ठीक है, 3 एकम 3 1 3 3 9, तो 1.3 के करीबन आएगा। अब देख लो भी, जो यहां पे आपके पास में जो प्रतिरोध से आपके पास में जो प्रतिरोध था, जो सबसे कम प्रतिरोध है वो कौन सा है, 2 ओम है, उससे भी आपका कम, यानी उससे भी आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो उससे भी कम आया है। तो यहां पे दूसरा आप श्रेणी क्रम में लगाओ इसको, श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट जोड़ोगे, RE बराबर आपके पास में क्या होता है, R1 प्लस में R2, इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ते हो। तो 2 प्लस में 4, तो यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध आता है वो आपका श्रेणी क्रम में आता है भी, समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध आता है। तो ये देख लो भी, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला भी समांतर क्रम में भी कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है, नहीं होता भी। अल्पतम यानी कुल प्रतिरोध, आपने कुल प्रतिरोध 1.3 निकाला, अल्पतम प्रतिरोध यानी 2 ओम है, इसके बराबर है क्या, नहीं है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कुल जो प्रतिरोध है, जो आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला है 1/3 है, ये आपका जो अल्पतम प्रतिरोध है ना, ये देखो सबसे कम प्रतिरोध यहां पे 2 है, इससे भी कम आएगा।
तो कहने का मतलब ये है भी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे कम आता है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे ज्यादा आता है भी। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला है भी मनुष्य में वायु नासा द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहां से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु कंठ में निपतित न हो? बहुत बार क्वेश्चन बताया, ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी के अंदर भी पूछा गया है और आपका टेक्नीशियन के अंदर भी आ गया। तो यह आपका होता है उपास्थि के वल्य। उपास्थि के वल्य यानी सी आकार के रिंग पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने कंठों के ऊपर है, वो अपने जो कंठ है उसके ऊपर हाथ लगा के देखो, आपको है वो इस प्रकार के सी आकार के छल्ले मिलेंगे, जो क्या है ये एक प्रकार से इसको पिचकने से रोकते हैं भी। वायु मार्ग है ना, उसको पिचकने से रोकते हैं। ये जब अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये वायु मार्ग हमारा क्या है, पिचकेगा नहीं। इसके लिए उपास्थि के छल्ले इसके अंदर लगाए जाते हैं, जो कि सी आकार के रिंग होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं भी, जिसके कारण है वो उसको क्या है पिचकने से रोकता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका उपास्थि है, ये क्या है, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है भी, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। तो उपास्थि के वल्य कहां पे पाए जाएंगे? आपके कंठ के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, नासा द्वार के अंदर पाए जाएंगे और आपका जो कान है कान के अंदर भी पाए जाते हैं। इट्स ओके। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित किसी गैस को द्वारा द्रवित किया जाता है। अब कोई गैस है उसको द्रवित कैसे कर सकते हैं? यह क्वेश्चन पीछे आया है, अभी करवा के आया हूं इसी पेपर के अंदर। तो आपको दाब अधिक करना पड़ेगा, अभी उच्च दाब करना पड़ेगा, लेकिन ताप उच्च नहीं होना चाहिए। उच्च दाब और निम्न ताप के ऊपर आप कोई गैस है उस गैस को द्रव के रूप में कैसे ला सकते हैं? तो आपके पास में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और निम्न ताप है, टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए भी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस है वो कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आएगी, ठीक है। एक प्रकार से इसे अपन बोल सकते हैं भी संपीड़ित करना, ठीक है। तो द्रवित अवस्था के अंदर कब आ सकती है? जब उसको संपीड़ित किया जाए। तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो पीएच पैमाने का उपयोग है वो कोई एक प्रकार से विलयन है उसकी अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए करते हैं भी। और अम्लीयता पता लगाने के लिए वहां पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे और क्षारीयता पता करेंगे तो वहां पे OH नेगेटिव ज्यादा होंगे भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी 1 से लेकर के और 7 से कम 6.9 तक तो आपका क्या है अम्लीय माध्यम होता है। 7 पे आपका उदासीन हो जाता है, फिर 7.1 से लेकर के और 14 तक आपका क्षारीय माध्यम होता है भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों? तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भी। और पादप कोशिकाओं के अंदर ये कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है भी। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि काइटिन की बनी होती है भी, काइटिन की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहां पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है भी। तो ये क्यों बनी होती है, ये क्यों होती है? तो ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार की बाहरी प्रभावों से बचाती है। पादप यानी जो पेड़ होता है ना, उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, वही कोशिका भित्ति होता है और एक प्रकार से ये मर्त होती है भी। और इसकी खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी भी। ये मर्त होती है और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये क्या करती है, जो पादप होता है ना, उसको बाहरी जो भी एक प्रकार से डेंजर एरिया होता है, बाहरी जो प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों से क्या करती है, वो उन पादप को बचाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज का वस्तु को किस कंडीशन में रखा जाना चाहिए? एक कंडीशन ऐसी होती है, मैं यहां पे आपको 6 कंडीशन बता देता हूं। जैसे अवतल दर्पण के अंदर जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनेगा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, ध्यान से देखना, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनता है। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो ये दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है। तो यहां पे देखो भी वक्रता केंद्र के ऊपर जब वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र के ऊपर ही उसका फोकस बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा और समान साइज का, यहां पे बिंदु साइज का, यहां पे छोटा होगा और यहां पे समान साइज का होगा, यहां पे बड़ा होगा, यहां पे बहुत बड़ा होगा और यहां पे बहुत बड़ा होगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब होगा भी इसमें। तो समान साइज का पूछा है इसने, बिंब यानी वस्तु के साइज का होगा। तो वहां पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाएगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वक्रता केंद्र के ऊपर ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा और वस्तु के समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं भी। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पौधों में निषेचन कहां पे होता है भी, अंडाशय द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा, नहीं, अंडाशय द्वारा निर्मित नर, अंडाशय थोड़ी ना निर्मित करेगा नर जनन कोशिका, यह बात गलत है भी। यानी अंडाशय तो मादा जनन कोशिका है भी एक प्रकार से, ठीक है। बीजांड द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बिल्कुल नहीं है भी। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, ठीक है, और बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है और अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके दोनों के दोनों मादा है, ये आपके मादा पुष्प के अंग है भी। पराग कोणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका वर्तिकाग्र में विद्यमान मादा युग्मक से संलयन करती है तो क्या होता है भी, तो वो निषेचन होता है। पराग कोणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक, नहीं, वर्तिकाग्र में विद्यमान, यह बात गलत है भी। वर्तिकाग्र में विद्यमान थोड़ी ना होता है, यह बात गलत है। यहां पे देखो भी बीजांड आया ना, देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यहां पे देखो भी ये आपका पुष्प है, पुष्प का मैं एक छोटा सा पार्ट बनाता हूं। ये देखो ये वर्तिकाग्र है, ये आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये आपका वर्तिका हो जाएगा और ये आपका अंडाशय हो जाएगा, ये आपका अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है भी। तो यहां पे सबसे पहले परागकण है वो यहां पे आएंगे, ठीक है, जो कि नर जनन कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा एक नलिका का विकास होगा और यहां पे जो कि उसको बीजांड तक पहुंचाएगा भी। और उस नलिका से होते हुए परागकण है वो बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक होता है, उससे संलयन करेगा और क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा भी। तो वर्तिकाग्र तो ये ऊपर ही है भी, यहाँ पे वर्तिकाग्र में नहीं होता, ये बात गलत है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में ना अंडाशय तो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो बीजांड है वो बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है भी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है। आयनिक यौगिक मैंने बहुत बार आपको बताया है। आयनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। तो यहां पे देखो भी आपका खाने का नमक जिसे अपन बोलते हैं NaCl, इसमें क्या होता है भी, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्योंकि इससे स्थायित्व प्राप्त करना है भी। 2 दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से 2 और दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, त्यागना चाहता है, क्योंकि ये अपना स्थायित्व कंप्लीट करना चाहता है। स्थायित्व कब कंप्लीट होता है, जब स्थायी कोई तत्व स्थायी कब होता है, जब उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। या तो ये सोडियम क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 1 त्याग दे। तो 7 ग्रहण करेगा तो ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, इसीलिए 1 को त्याग देगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, अपना स्थायित्व कंप्लीट करेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, या तो 1 को ग्रहण कर ले ये, या फिर 7 को त्याग दे। 7 को त्यागेगा तो क्या है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये 1 ग्रहण कर लेगा। तो यहां पे जो सोडियम है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इधर आपका जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहां पे 1 तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो लेने वाला होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेने वाला और 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है तो वहां पे जो बंध बनता है ना, उसे ही अपन आयनिक बंध बोलते हैं भी,
उसे ही क्या बोला जाता है, आयनिक बंध बोला जाता है। जैसे CH4 की अगर मैं बात करूं, CH4 मेथेन है, अब इसके अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इसका मतलब दोनों ही लेने वाले हैं, तो यहां पे सहसंयोजक बंध बनेगा। भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे, सहसंयोजक बंध, जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे आयनिक बंध होगा। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करो, भी ज्यादा से ज्यादा दिल से लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, इसी प्रकार से अपन है वो कंप्लीट आपकी साइंस को मैं कवर करवा दूंगा। और रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।